महाराष्ट्र सीटी एग्जाम के बारे में बात करेंगे तो महाराष्ट्र सीटी एग्जाम में अगर आप देखें तो 2022 में सिर्फ 5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। 2023 में लगभग 6 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। 2025 में 7,25,052 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था और जिसमें अपीयर्ड हुए 6,75,377 स्टूडेंट्स, जिसमें 93.15% स्टूडेंट्स एग्जाम में अटेंडेंस था। पीसीएम में रजिस्ट्रेशन हुआ था अराउंड 3 लाख के आसपास और अपीयर्ड हुए हैं लगभग 2,95,000 स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 93.93% के आसपास आ रहा है। पीसीबी में 4 लाख बच्चों ने अपीयर हुआ, 4 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया लगभग, और अपीयर्ड कितने हुए 3,79,800, लगभग 92.55% पीसीबी ग्रुप से अपीयर हुए और पीसीएम से 93.93% अपीयर हुए। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये होता है कि महाराष्ट्र सीटी में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इंक्रीज क्यों हो रहे हैं। 2025 में ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 7 से लेकर के 9 लाख बच्चे, अभी 7 लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स तो 2025 में 4 में ही अपीयर हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 में लगभग 9 लाख बच्चे के आसपास रजिस्ट्रेशन होगा और 8 लाख या 8.5 लाख बच्चे महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम में अपीयर होंगे। महाराष्ट्र सिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को यह भी समझ में आ चुका है कि अगर हम अ, महाराष्ट्र सीटी पे फोकस करें तो महाराष्ट्र सीटी में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जेई से कहीं इजी क्वेश्चंस होते हैं। मीन्स अगर कोई बच्चा जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका महाराष्ट्र सीटी में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत बार जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से महाराष्ट्र सीटी में रिपीट हो जाता है। जी हाँ, महाराष्ट्र सीटी में महाराष्ट्र सीटी को क्लियर करना इजी है जेई के रिस्पेक्ट में, और यही रीजन है कि आजकल पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं, बच्चों को स्ट्रेस में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि जेई की प्रिपरेशन में बहुत प्रेशर और बहुत स्ट्रेस होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, क्वेश्चंस करने के बाद भी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। बट महाराष्ट्र सीटी में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र सीटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक से आते हैं और कुछ अच्छे रेफरेंस बुक से ही आते हैं, है ना। मीन्स महाराष्ट्र सीटी को निकालना अच्छे रैंक से कंपेयर टू जेई मेंस एंड एडवांस। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है कि महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां पे अगर हमने जाकर के अच्छे से पढ़ाई की तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स लग सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस जो ब्रांचेस हैं, जो अभी ऑन गोइंग ब्रांचेस हैं, जिसका डिमांड फ्यूचर में काफी बढ़ने वाला है, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अवेलेबल है। और यही रीजन है कि बच्चे महाराष्ट्र सीटी की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि महाराष्ट्र सीटी में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, उसका एक रीजन ये भी है कि महाराष्ट्र में खुद ही बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना, है ना, वीजेटीआई मुंबई, सरदार पटेल, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, है ना, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, पीआईसीटी। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए इसका अगर आप देखें क्लोजिंग रैंक, तो सीओईपी में एडमिशन लेने के लिए 250 टू 600 इसका क्लोजिंग रैंक है सीएससी और आईटी के लिए। अब क्वेश्चन है कि सर ये क्लोजिंग रैंक निकालेंगे कैसे? तो क्लोजिंग रैंक को निकालने का फॉर्मूला क्या है कि अगर सपोज किसी बच्चे का 98 परसेंटाइल सीईटी में आता है और उस ईयर लगभग से 7 लाख बच्चे महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम देते हैं और हमें निकालना है क्या क्लोजिंग रैंक रहेगा। तो 100 में से आप क्या करो, 98 माइनस कर लो, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7 लाख। ये टू जीरोस कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ जाएगा 2, तो लगभग 14,000। सो 14,000 इज द क्लोजिंग रैंक। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का 98 परसेंटाइल आता है तो वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो फिर अब सीटी में कितने परसेंटाइल लाना पड़ेगा जिससे हमें सीईटी में एडमिशन मिल जाए? तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम 99.9 परसेंटाइल पे बात करते हैं, 99.9 परसेंटाइल की बात कर लेते हैं, और उस ईयर से 7 लाख बच्चे एग्जाम अपीयर हो रहे हैं,
तो 100 माइनस 99.9 अपॉन 100 इंटू 7 लाख भी अगर हम करते हैं तो ये रैंक आसपास, क्लोजिंग रैंक लगभग 700 के आसपास आता है। मतलब 99.9 परसेंटाइल पे भी सीओईपी नहीं मिलेगा। तो सीओईपी के लिए कितना क्लोजिंग रैंक होना चाहिए? 250 टू 600। मीन्स आपको 99.999 परसेंटाइल या लगभग 100 परसेंटाइल के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी सीओईपी में एडमिशन आपको मिल सकता है। लेकिन ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस है जहां पे अगर आप लगभग 99 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल स्कोर करते हो तो ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस है। लेकिन यहाँ भी एडमिशन मिलना डिफिकल्ट है। अगर हम बात करें विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक 6000 ही है। 98 परसेंटाइल पे 7 लाख बच्चे अगर अपियर होते हैं तो 14,000 रैंक पे एडमिशन होता है, इज द क्लोजिंग रैंक। ठीक है। एमआईटी की बात करें तो एमआईटी में भी नहीं मिल पाएगा, 9000 पे क्लोज हो जाता है। ठीक है। भारतीय विद्यापीठ 12,000 पे क्लोज हो जाता है। मीन्स 98 परसेंटाइल में कोई गुजारा नहीं है। तो अगर आपको अच्छे महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कम से कम 99 परसेंटाइल आपको स्कोर करना पड़ेगा। हमने अभी तक क्या देखा कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना में अगर हमें सी एस आई टी लेना है तो वहाँ पे 99 परसेंटाइल से भी ज़्यादा स्कोर चाहिए। तो फिर वैसे ऑप्शंस में हम अदर ब्रांचेस का भी ऑप्शन देख रख सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सी एस आई टी में इंटरेस्टेड नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्टेड नहीं है, और ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड है। तो चलिए मैं इस स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर सीओईपी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 97 परसेंटाइल के आसपास, लगभग 98 परसेंटाइल आप पकड़ लो, तो 97.08 परसेंटाइल क्लोजिंग रैंक होगा 1990। पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग काफी अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट अभी जा रहा है इसका। इसमें कंप्यूटर चाहिए तो 96.99, लेकिन ये भी मिलना मुझे लगता है डिफिकल्ट है 96.99 में, है ना। तो इसके लिए भी शायद 98 परसेंटाइल के आसपास आपको रैंक चाहिए। वीआईटी पुणे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया ब्रांच है, उसके लिए लगभग 96 परसेंटाइल आपको स्कोर चाहिए। पीवीजी में एआई एंड डेटा साइंस के लिए 92 परसेंटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 88.81, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 81.67, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 77.83, एंड डीवाई पाटिल कॉलेज आकुर्डी, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो 9274, लगभग 89 परसेंटाइल के आसपास होगा। सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 79.28 परसेंटाइल जो है आईटी के लिए जा रहा है। और ये सारे जो रैंक्स हमने बताए हैं वो महाराष्ट्र सीटी का जो कैप राउंड हुआ था 2025-4 का, ये कट ऑफ राउंड का डेटा है। कट ऑफ वेरी ईयरली डिपेंडिंग ऑन कंपटीशन एंड सीट अवेलेबिलिटी। यस, कट ऑफ जैसा मैंने आपको बताया डिपेंड करता है कि हर एक साल कितने बच्चे एग्जामिनेशन में अपियर हुए। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 9 लाख बच्चे, तो अगर 9 लाख बच्चे अपेयर हुए तो हमें 9 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी जस्ट मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाया था। ठीक है। तो ये ईयर टू ईयर ये कट ऑफ वैरी होता है। लेकिन यस, अगर हम थोड़ा एक एक एवरेज देखें तो हमें कम से कम इसके आसपास या इससे ज्यादा ही हमें स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीयूईपी में ही इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, हमें अगर हम जेई मेंस या एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज अगर हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम महाराष्ट्र सीटी का प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हैं कि हमें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना में ही जाना है। तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना में अदर ब्रांचेस के क्या कट ऑफ है, जरा ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तो बात हो चुकी है, 99.85 परसेंटाइल आपको दिख रहा है। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 99.67 परसेंटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 99.71 परसेंटाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 99.41, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए 99.19 परसेंटाइल, मैकेनिकल के लिए 99.16, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 98.9, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 98.66, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी के लिए 97.49। These ranks are from Maharashtra CT 2023 counseling rounds and may vary each year based on the factors like exam difficulty, number of applicants and seat availability। इसका मतलब है कि अगर हमें सीओपी में जाना है तो सिर्फ मेटलर्जी को अगर हम छोड़ दें, मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ दें, सिविल को छोड़ दें, तो बाकी सारे ब्रांचेस में हमें जो स्कोर लगेगा वो 99 परसेंटाइल के आसपास लगेगा। ठीक, जो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि
महाराष्ट्र सीईटी का क्या ट्रेंड रहा है, कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, कहाँ 4 लाख बच्चे एग्जाम देते थे और आज के डेट में 9 लाख 10 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनका। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें काफी परसेंटाइल जो है करना पड़ेगा, और परसेंटाइल को स्कोर करने के लिए हमें बेस्ट प्रिपरेशन मेथड प्लान करना पड़ेगा। प्लान में हमें एक चीज की ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें पेपर पैटर्न सिलेबस को समझना पड़ेगा। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में लिखा है कि ये जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, ड्यूरेशन 3 आवर्स का एग्जाम होगा। टोटल मार्क्स पीसीएम ग्रुप से जो बच्चे अपियर हो रहे हैं 200 मार्क्स, और पीसीबी ग्रुप से जो बच्चे अपियर हो रहे हैं उनको 200 मार्क्स। लैंग्वेज जो है, हाँ, तीनों पेपर में लैंग्वेज हो सकता है, इंग्लिश, मराठी, उर्दू। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उस समय वो आप लैंग्वेज को मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन टाइप, ये बिल्कुल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, एक ऑप्शन करेक्ट होता है। और सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन गलत भी हो गया तो -1 नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, है ना, चाहे वो आपको क्वेश्चन आते हो या नहीं आते हो, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, पेपर पैटर्न की बात करें तो मैथ से 50 क्वेश्चन आएंगे जिसका वेटेज 2 मार्क्स होगा, तो टोटल 100 मार्क्स का मैथ्स आता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन आते हैं और उसका वेटेज 1 मार्क होता है। तो 50 मार्क्स फिजिक्स के आएंगे, 50 मार्क्स केमिस्ट्री के, और 100 मार्क्स मैथ्स का, तो टोटल हो जाएंगे 200 मार्क्स। पीसीबी ग्रुप के हैं, तो पीसीबी ग्रुप में बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन आते हैं। पीसीएम में मैथ से 50 क्वेश्चन आते थे, लेकिन बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स से 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन का वेटेज जो बच्चे पीसीबी ग्रुप वाले हैं 1 मार्क होता है, तो टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे पीसीएम वाले हैं उनको 150 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स से। क्यों? क्योंकि उसमें मैथ्स के हर एक क्वेश्चन का वेटेज वहां पे 2 मार्क्स हो जाता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 12th के सिलेबस से आता है। तो 80% क्वेश्चन 12th से रहेगा एंड 20% क्वेश्चन 11th से रहेगा। तो हमें 12th के सिलेबस को ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा प्रिपेयर करना है कंपेयर टू 11th। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड की जो बुक है 12th की बुक, वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व होना ही चाहिए। बच्चों, ये जो नोटिफिकेशन है, ये महाराष्ट्र सीईटी 2025 का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें थोड़ा बहुत सिलेबस को उन्होंने चेंज कर दिया है। अच्छे स्कोर लाने के लिए हमें सिलेबस का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पॉइंट ले लें तो यहाँ पे मेंशन है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे महाराष्ट्र सीईटी में वो स्टेट बोर्ड इज फ्रॉम स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र। मतलब कि सीबीएसई बोर्ड को महाराष्ट्र सीईटी फॉलो नहीं करता है, महाराष्ट्र सीईटी स्टेट बोर्ड को फॉलो करता है। नंबर वन। नंबर टू, 20% वेटेज दिया गया है 11th को एंड 80% वेटेज दिया गया है 12th को। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 20% क्वेश्चन 11th से आएंगे और 80% क्वेश्चन 12th से आएंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है ना। और जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो जेई मेंस की तरह होगा। मतलब आपको जेई मेंस लेवल तक का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मेंस लेवल तक आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चों ने बायोलॉजी लिया है उनको नीट लेवल तक का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पे। पेपर जो होंगे महाराष्ट्र सीईटी में वो 3 क्वेश्चंस पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 मैथ्स का पेपर होगा जिसमें 11 से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 12 से 40 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स रहेगा, 100, और हमें 90 मिनट्स लेने वाला है। ठीक है, तो पेपर 1 90 मिनट्स का होगा, पेपर 2 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों आएगा और ये भी 90 मिनट्स आपको मिलेगा, 1.5। बायोलॉजी में ये पेपर 3 है, इसमें भी 90 मिनट्स मिलेगा, है ना। बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस होते हैं और उनका वेटेज 1 मार्क होता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि जो 12th का सिलेबस है, जो स्टेट काउंसिल बोर्ड ने जो डिसाइड किया 12th का सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स का, वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। लेकिन 11th के सिलेबस में अपडेट आया है। फिजिक्स में
वेक्टर्स को एंड एरर एनालिसिस को ऐड कर दिया गया है। पहले वेक्टर एरर एनालिसिस नहीं था, वो ऐड कर दिया गया है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में बाकी सब कुछ सेम है जो लास्ट ईयर था, लाइक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, स्टेट्स ऑफ मैटर, एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चैप्टर ऐड हुआ है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ऐड कर दिया गया है। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री तो लास्ट ईयर भी था, इस ईयर भी है ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, कोनिक सेक्शन ऐड हो गया है। बहुत अच्छी बात है। लास्ट ईयर कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आते थे, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स से क्वेश्चन नहीं आते थे। इस ईयर इन्होंने कोनिक सेक्शन को ऐड कर दिया है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेशंस एंड एनर्जी ट्रांसफर, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये आपका 12th का एंड 11th का सिलेबस है। 12th के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, 11th के सिलेबस में कुछ चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैथ्स है। मैथ से जैसा कि हमने देखा था कि 50% पीसीएम का पेपर मैथ्स ही रहेगा। तो अगर हमारा मैथ्स में स्कोर अच्छा आ जाता है तो ओवरऑल जो हमारा परसेंटाइल है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो अब हमें मैथ्स कैसे इम्प्रूव करें, मैथ्स में 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर कैसे करें? तो उसके लिए 3 से 4 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आपको अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर पाए, जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाए। तो स्पीड, अच्छा स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, कोई गलती नहीं आना चाहिए। तो स्पीड, एक्यूरेसी, और जो थर्ड पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जब तक आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर वो स्पीड नहीं आ पाएगा, आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक्यूरेसी मिसिंग हो जाएगा। तो अगर हमें मैथ्स में स्कोर करना है तो हमें पेपर पैटर्न का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैथ्स के पेपर में कैलकुलस एक हाई वेटेज चैप्टर है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा देखा गया है कि 30% मिनिमम क्वेश्चन जो है वो कैलकुलस से रहेगा। सेकंड नंबर पे है वो है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा की अगर हम बात करें तो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड बाइनोमियल थ्योरम से अराउंड जो है वो 20% क्वेश्चंस होते हैं। बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल एंड कोनिक सेक्शन से अराउंड 10 लगभग 15% क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मिनिमम 15% क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से 10% क्वेश्चन एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से 5% क्वेश्चन। कि आपको ज्यादा समय कैलकुलस, अलजेब्रा एंड क्योंकि वो पूरे पेपर का मैक्सिमम मार्क्स कंटेन करता है ना बच्चों। अब आपका 1 मंथ का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करना है? तो आपका जो मेन पेपर है वो मैथ्स का पेपर है, जो कि 22 फरवरी को खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप 24 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। 24 फरवरी से आप प्रिपरेशन महाराष्ट्र सीटी के लिए स्टार्ट कर सकते हो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैलकुलस का वेटेज बहुत ज्यादा है मैथ्स में, फिर आता है एल्जेब्रा, फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन आता है ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड देन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आपको करना क्या चाहिए कि इन सारे चैप्टर्स को आप 5 5 डेज में डिवाइड कर ले। पहले आप एल्जेब्रा से स्टार्ट करें, एल्जेब्रा में आप 5 डेज दे दे। ठीक है, तो उसमें नॉर्मली आपको सॉल्व क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एल्जेब्रा में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद आ जाता है मैट्रिसेस एंड देन डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए एनसीईआरटी और उस पे बेस्ड जो एमसीक्यूज है अगर आपने सॉल्व कर लिया, प्लस महाराष्ट्र सीटी का लास्ट 5 या 6 ईयर्स का पेपर, तो एल्जेब्रा से क्वेश्चन सबसे। ठीक है, कैलकुलस पे आपको क्या करना है, कैलकुलस में डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एरिया अंडर द कर्व, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो आपका ज्यादा फोकस डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो है वो 12th स्टैंडर्ड की जो एचएससी की बुक है, महाराष्ट्र बोर्ड की जो किताब है, उसको आपको थॉरो करना होगा, है ना, प्लस 5 इयर्स के महाराष्ट्र सीटी के पेपर्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से 5 डेज का टाइम, इस लास्ट एंड महाराष्ट्र सीटी के क्वेश्चन है, एनडीए के क्वेश्चन है, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो।
ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपको पहले सारे फॉर्मूलाज डिवाइस करने हैं। फॉर्मूलाज डिवाइस करने के बाद उसका शॉर्टकट्स आप डेवलप करो, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। देन ये होने के बाद, है ना, जब आपका लगभग अराउंड 25 डेज में ये सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा रिवाइज करके, क्योंकि ऑलरेडी आपने अभी जस्ट 12 दिया है तो रिवीजन में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद फिर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है, और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना है, मीन्स वीकली कम से कम 3 या 4 मॉक टेस्ट आपको देना है और हर एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने मैथ्स में 99% लाने का स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया, लेकिन अगर हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वीक हो जाता है तो जिससे हमारा पूरा परसेंटेज डाउन हो जाएगा। तो जितना स्ट्रांग आपका मैथ्स होना चाहिए उतना ही स्ट्रांग आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। तो फिजिक्स में अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? फिजिक्स में 99 परसेंटाइल लाने के लिए सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वही आपको पढ़ना है। तो ऐसा देखा गया है, लास्ट लास्ट 5 इयर्स के डेटा से ऐसा देखा गया है कि फिजिक्स में मैकेनिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां से 20% क्वेश्चन मिनिमम एक्सपेक्टेड है। मैकेनिक्स में आपको क्या पढ़ना है? मैकेनिक्स में आप रोटेशनल मोशन पढ़ो, ग्रेविटेशन पढ़ो, और उसके साथ साथ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ो, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म से 15% एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 15% पूरे पेपर का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बात आ जाती है ऑप्टिक्स एंड वेव्स की। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड साउंड वेव्स, अगर आप इनको ज्वाइन कर दे तो लगभग 10% क्वेश्चन आते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 8 to 10% क्वेश्चन रहेंगे। मॉडर्न फिजिक्स से काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में अगर आपको प्रिपेयर करना है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके साथ साथ ड्यूअल नेचर, ये अगर आप 3 टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं तो 10% इसका मिनिमम वेटेज है। तो ये सारे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कवर किए जाते हैं। तो हम आते हैं केमिस्ट्री पे। अगर हम केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा क्या स्ट्रेटजी होगा? तो सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ध्यान देना है। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो उससे 10 से लेकर लगभग 15% क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पढ़ना है, तो आपको स्पेशली एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और अमाइंस, साथ साथ अल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड, इसी पे ज्यादा आपको फोकस करना है। नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिएक्शन बेस्ड एंड मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीएनए ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी काफी हाई वेटेज चैप्टर है, 10% क्वेश्चन इससे एक्सपेक्टेड है। केमिकल बॉन्डिंग से अराउंड 10% क्वेश्चन आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम से लगभग 10 to 12% क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और अगर आप इन चैप्टर्स को फॉलो कर लेते हैं, इन चैप्टर्स पे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो 99 परसेंटाइल आपका आने में कोई नहीं रोक सकता है। कौन से ऐसे बुक्स पढ़ने चाहिए मैथ्स में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, जिससे हम अपने टारगेट को 99 परसेंटाइल को हम अचीव कर पाए? तो मैथ्स में आपको सबसे पहले एनसीईआरटी का बुक फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी से आप फंडामेंटल्स पढ़ लें। एनसीईआरटी के बाद टारगेट पब्लिकेशन का बुक आता है जहां पे आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा। उसके बाद अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आता है जहां पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। है प्रीवियस ईयर फोर्थ जो आएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, जहां पे कम से कम आपको लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो आप अपने टारगेट को इजिली अचीव कर लेंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए हम कौन सा बुक रेफर करें जिससे हम 99 परसेंटाइल स्कोर कर ले? तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी एंड एचएससी का 12th बोर्ड की किताब आपको पढ़नी है ना, फर्स्ट। दूसरा जो है टारगेट पब्लिकेशन का बुक पढ़ना है और कोशिश करना है उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने का। थर्ड जो है आप एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स के लिए बात करें तो एच सी वर्मा, डीसी पांडे की बुक आप पढ़ सकते हैं, और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ओपी टंडन का बुक आप पढ़ सकते हैं।